हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड, दिस इज़ मी कुमार पंकज। बहुत स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक नाउ पर। मैंने एक प्रॉमिस किया था आपसे, एक वादा किया था कि जब प्रीलिम्स ख़त्म हो जाएगा तो मैं पर्सनली आपकी हेल्प करूंगा मेंस के लिए, और मैं अपना वो वादा भूला नहीं हूं। मैं जब से आपसे जुड़ा हुआ हूं, 3 साल ऑलमोस्ट मुझे होने आए हैं क्रैक नाउ चलाते हुए। कभी भी हम और क्रैक नाउ अपने वादे से पीछे नहीं हटे हैं। तो मेंस जो मैंने दावा किया था कि मैं कराऊंगा, मैं उस पर बिल्कुल तैयार हूं। और मेंस की आज रणनीति भी मैंने बना दी है। रिजल्ट अभी आया भी नहीं और हम मेंस को करेंगे क्योंकि रिजल्ट का वेट नहीं कर सकते। फाइनल आंसर की आ चुकी है, मैंने कट ऑफ डिस्कशन कर दिया है कि 103 अगर आपका बन रहा है तो आप बिल्कुल मेंस में लगेंगे, बिल्कुल वेट नहीं करना है दूसरी चीज़ों का। तो रणनीति क्या हो सकती है उस पर मैं बात करता हूँ, मैं क्या हेल्प करूँगा वो भी बताऊँगा। वीडियो अंत तक देखेंगे तो समझ आ जाएगा। वीडियो अंत तक जरूर देखना ताकि क्रिस्टल क्लियर हो जाए। मैं इसमें ज़्यादा बात बार बार नहीं करूँगा, आपको क्या करना है वो भी क्लियर कर दूंगा, मैं क्या हेल्प करूँगा वो भी क्लियर कर दूंगा। निःशुल्क ये पूरी व्यवस्था रहेगी, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि वीडियोस आपको टाइम पे मिले। और फिर मैं वहीं वीडियोस से ही आपको लिंक दूंगा एक पर्टिकुलर ग्रुप का, जो बहुत पर्सनल ग्रुप रहेगा, जिससे मैं सीधे कनेक्ट रहूँगा ताकि आपके आंसर चेक कर सकूँ, ताकि आपके डाउट क्लियर कर सकूँ और सारी हेल्प हो पाए। तो वो मेरे लेवल पे रहेगा। हिंदी साहित्य का मैं विद्यार्थी रहा हूँ, हिंदी साहित्य के पठन पाठन में मैं लगातार रहा, तो इसमें मेरा पठन और पाठन दोनों का ही जो है अनुभव है। लिटरेचर ऑप्शनल रहा मेरा, दिव्य कीर्ति सर का स्टूडेंट रहा हूँ मैं, ये कई बार मैं बोल चुका हूँ आपसे। तो इसको पर्सनली मैं सिर्फ ऑप्शनल में जो आपकी हेल्प कर पाऊँगा वो हिंदी साहित्य में कर पाऊँगा। दूसरे ऑप्शनल पेपर नहीं मैं पढ़ाता हूँ, ना ही मैं पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो हिंदी साहित्य के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए मैं अलग अलग से ग्रुप बनाऊंगा। जीएस के लिए तो सभी एक जगह ही रहेंगे। जीएस पेपर 2 करेंगे, पेपर 1 में जो चीज़ें हो पाएंगी वो कराऊंगा, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो है फार्मासिस्ट हूँ मैं बाय प्रोफेशन। तो मैथ्स मेरा जो है वीक है, तो डाटा इंटरप्रिटेशन को छोड़ के जो भी चीज़ें रहेंगी पेपर 1 में, कुछ टॉपिक वगैरह तो उसको कवर करेंगे। बट GS2 पूरा कवर कराऊंगा मैं। और इसमें कैसे टॉपिक कवर होंगे, दोनों की बात हो रही है यहाँ पे, क्यूमुलेटिव दोनों के लिए होगा। तो दोनों के लिए ही सेम है, अलग अलग बात नहीं करूँगा। तो ऑप्शनल GS दोनों में रोज़ एक टॉपिक डिस्कशन होगा। रोज़ होगा मतलब कि एक शिफ्ट डिसाइड कर लेंगे कि मॉर्निंग में हम जो है क्वेश्चन किसका करेंगे, तो जीएस का करेंगे। और फिर इवनिंग में या नाइट में जैसा भी सुटेबल टाइमिंग होगी उसमें हम लिटरेचर को रख लेंगे, या देख लेंगे लिटरेचर मॉर्निंग में रख लेंगे और इवनिंग में जीएस रख लेंगे। जैसा आप लोग कहेंगे वैसा हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। बट बात यही रहेगी कि साथ लेके चलेंगे हम ऑप्शनल को भी और जीएस को भी। रोज एक टॉपिक का डिस्कशन होगा, मैं उसको डिस्कस करूंगा टॉपिक को डीप में, और आपको शॉर्ट नोट्स उसके बनाने पड़ेंगे खुद से। मैं भी कुछ दूंगा बट मैं बहुत समरी टाइप दूंगा उसकी, ताकि ज़्यादा नोट्स आपको लास्ट टाइम प्रिपेयर ना हो। ये आपके मेनली ये प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा रहेगा। पढ़ चुके होंगे आप, नहीं भी पढ़े हैं तो मैं हेल्प करूंगा ही, बट ये क्या रहेगा कि लास्ट टाइम पे आप कितना बेस्ट कर सकते हो। और मेरा वही रहता है कि कम पढ़ के ज़्यादा कैसे हम स्कोर करें, चाहे तो वो प्रीलिम्स हो जिसमें मैं ऑलरेडी बहुत आपकी हेल्प कर चुका हूं। आप लोग जो जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि मैं क्या कर चुका हूं आप लोगों के लिए, क्या मैंने दिया है, क्वेश्चंस डायरेक्ट कैसे आते हैं। मैं उस पर बात नहीं करूंगा क्योंकि ढिंडोरा पीटने वाली मेरी आदत नहीं है दूसरे लोगों की तरह। जो इसमें गुण होता है, जो करता है कुछ, वो साफ दिख भी जाता है, तो उस पर हम बात नहीं करेंगे। आप लोग सब रूबरू हैं उस चीज़ से, अगर इतने समय से आप जुड़े भी हुए हैं तो। अब बात करते हैं कि शॉर्ट नोट्स हो जाएंगे। फिर मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन दूंगा आपको कि प्रैक्टिस आप करिए उस क्वेश्चन को। 1 या 2 क्वेश्चंस आपको मैं पर डे दूंगा, वो आपको अच्छे से उस टॉपिक को पहले पढ़ना है। फिर क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप 500 वर्ड्स में, या जो भी वर्ड लिमिट सेट की जाएगी अकॉर्डिंग टू BPSC ही होगा सब कुछ। फिर आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसका आंसर करेंगे, टेलीग्राम पे उसको अपलोड करेंगे। वहाँ मैं उसको पर्सनली मॉनिटर करूंगा, चेक करूंगा, देखेंगे, मार्किंग व्यवस्था भी रखी जाएगी ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आप कितना जो है स्कोर कर पा रहे हो, ठीक है। फिर क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस के बाद PYQ का जो बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है BPSC में या किसी भी स्टेट PCS एग्जाम्स में या UPSC में भी इवन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन होगा, उसको भी अच्छे से कवर करेंगे। एक एक 2 टॉपिक, जो टॉपिक कवर करेंगे उसके PYQ भी देखेंगे, और उससे करंट सिनारियो के क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे, क्योंकि GS2 में जो है करंट
का भी योगदान रहता है, GS 1 को भी हम सेम सिमिलर पैटर्न पे फॉलो करेंगे। तो PYQ रहेगा इसमें जनरल स्टडीज़ के साथ साथ लिटरेचर में भी, बट लिटरेचर में करंट का ज़्यादा योगदान रहता नहीं है। अगर किसी की डेथ ना हो जाए तो उसको हम करंट नहीं बोलेंगे, बट हाँ जो करंट सिनारियो में कुछ न्यूज़ रहेगी तो उसको देख लेंगे। टेलीग्राम ग्रुप का मैं बता ही चुका हूँ, ये आपको मैं अलग क्रिएट करूँगा, जो करंट में है वो सबके लिए है, बट जो मेंस देंगे उनके लिए मैं अलग से एक टेलीग्राम ग्रुप बनाऊंगा। एक GS का होगा और एक ऑप्शनल वालों का होगा जो लिटरेचर से जुड़े रहेंगे, ठीक है। तो ये एक ग्रुप भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा ताकि आप वहाँ अपना जो है डाउट क्लियर कर सकें। मॉक क्वेश्चंस जो मैं दूंगा उनको आप करंट सिनारियो बेस्ड हो, चाहे वो अगर इसके हिंदी लिटरेचर के हों, उनको भी हम आराम से देख पाएँ और आप वहाँ पे डिस्कशन भी कर सकते हैं, अपना पर्सनल डिस्कशन भी कर पाएंगे, ताकि आपको बहुत सारी हेल्प मिल सके। आपस में भी आप एक दूसरे को देख पाओ कि कौन कितना बेहतर कर रहा है और कौन उससे सीख सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली हम एक फैमिली की तरह काम करेंगे। मार्क्स बेस्ड टेस्ट रहेंगे, ये मैं आपको बता चुका हूँ, और ये ऑल द थिंग्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं कोई चार्ज नहीं करता हूँ, ये आपको पता है। तो ये निःशुल्क रहेगा पूरी तरह आपके लिए, इसमें कोई चार्जेस हिडन नहीं, कुछ नहीं, कोई बात ही नहीं होगी इस टॉपिक पे, ये आप जानते हैं। GS में जैसे कैसे रहेगा मैंने थोड़ा सा हिंट दे दूँ आपको, लिटरेचर पे भी बात करेंगे आगे। जैसे क्वेश्चन आया, मान लो PYQ है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन कि क्या आप इस वक्तव्य से सहमत हैं कि हमारे संविधान ने एक हाथ से मौलिक अधिकार दिए हैं किंतु दूसरे हाथ से उन्हें वापस ले लिया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये BPSC में पूछा गया है। तो इसमें आप क्या क्या करना होता है आप जानते ही हैं। पहले भूमिका यानी इंट्रोडक्शन लिखना होता है, इंग्लिश में भी मैं बताऊँगा, ये सारी चीज़ें इंग्लिश में भी हम करेंगे। जो मैं डिक्टेट करा करूँगा वो बाइलिंगुअल रखूँगा, ताकि हिंदी इंग्लिश किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो इंग्लिश वाले ये ना समझें कि को इग्नोर किया जाएगा। ऑप्शनल तो ऑब्वियसली मेरा लिटरेचर है, बट GS जो ग्रेजुएट हूँ मैं, वो इंग्लिश मीडियम से ही हूँ, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा, मैं दोनों लैंग्वेजेस को कवर कराऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है, डू यू एग्री विद द व्यू दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन फंडामेंटल राइट्स बाय वन हैंड एंड टेकन देम बैक बाय अनदर हैंड। तो इसमें आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा कि फंडामेंटल राइट होते क्या हैं और ये कैसे अलग हैं। जैसे ये जो ह्यूमन है उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए, कल्चरल डेवलपमेंट के लिए, यानी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए बहुत आवश्यक है। इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन लिखेंगे, क्या क्यों ये महत्वपूर्ण हो जाता है वो लिखेंगे। ये इंट्रोडक्शन का जो है पार्ट रहेगा, ठीक है। फिर बॉडी आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे BPSC में क्या है कि 500 मार्क्स में लिखना होता है, तो थोड़ा आपको डिक्टेट करना पड़ेगा इसको। UPSC में तो बहुत कम लिखना होता है, 200 वर्ड्स में, तो वहाँ इतने में काम हो जाता है। तो मैं इस पे बात करूंगा कि इसको कैसे बढ़ा सकते हैं, अन्य अधिकारों से भिन्न कैसे है ये, जहाँ दूसरे अधिकारों को कानूनी रूप से जो है सहायता प्रदान की जाती है, उनसे उनकी रक्षा की जाती है, वहीं फंडामेंटल राइट्स को तो स्वयं जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सपोर्ट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी दी गई आर्टिकल 32 के अंतर्गत, उस बात का यहाँ पे जिक्र होता है इस क्वेश्चन में, वो किया जाता। उसके बाद फिर बताया जाता है कि इसके परिवर्तन के लिए जो संशोधन करने की आवश्यकता पड़ती है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है। उसके बाद जो इसमें बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो बेसिक स्ट्रक्चर को भी ध्यान रखना है, तो मौलिक अधिकार कैसे विशिष्ट हो जाते हैं उस पर चर्चा की जाती। फिर आपको बताया जाता है कि उनका बेनिफिट क्या है, कैसे वो लोग हेल्प करते हैं सामाजिक आर्थिक विकास में, चाहे तो वो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, यानी जो आर्टिकल 19A की मैं बात कर रहा हूँ कि जो आपको फ्री स्पीच एंड प्रेस एंड ऑल है। आर्टिकल 21 की यहाँ पे बहुत अच्छे से बात की जाती कि किस तरह यहाँ पे एडुकेशन को लाया गया। फिर आपकी बात होती 24 की। तो ये फंडामेंटल राइट जो है किस तरह हेल्प करते हैं, पॉजिटिव वे में लिखा जाता। पहले प्रोज लिखे जाते हैं, आंसर की फॉर्मेटिंग में बताऊंगा आपको कि कैसे होता है। तो पहले इंट्रोडक्शन लिखा जाता है, यानी भूमिका लिखी जाती है। फिर बॉडी का पार्ट होता है, बॉडी में प्रोज और कॉन्स होते हैं। आप पहले प्रोज जो है 80% के आसपास लिखा जाता है, 20% जो है कॉन्स लिखा जाता है, नेगेटिव चीज़ें लिखी जाती हैं। फिर जो है उसका कॉन्क्लूजन बनाया जाता है, और कॉन्क्लूजन में आपको वे फॉरवर्ड इसको भी बोलते हैं कि आगे क्या किया जा सकता था वो आपको लिखना होता है। तो ये सब मैं सिखाऊंगा आपको कैसे काम होता है इन सब चीज़ों पे। तो हम बात कर रहे थे फंडामेंटल राइट के बारे में इस क्वेश्चन की। फिर आपको यहाँ कॉन्स लिखना होता है कि कुछ जो चीज़ें हैं अभी पूरी तरह लागू नहीं हो पाई हैं, उन पर भी बात होती। फिर आपको दिखाया जाता अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन कि दूसरे हाथ से ले लिया गया है, तो इस बात को आपको बोलना था कि ऐसा नहीं है कि ले लिया गया है,
थोड़ा सा क्वेश्चन को सपोर्ट करना होता है बट अपोज ही करना होता है जो कोई ऐसा नेगेटिव स्टेटमेंट होता है। तो आपको बताना होता है कि वापस नहीं लिया गया है, लेकिन कुछ लिमिटेशन सेट करना जरूरी है कि अगर आपको आर्टिकल 19 में दिया गया है कि स्वतंत्रता है आपको बोलने की, तो वो आप इस तरह ना बोलें कि दूसरे व्यक्तियों का उससे नुकसान हो जाए। तो इस तरह के से कुछ जो प्रतिबंध हैं वो आरोपित किए गए हैं संविधान के द्वारा कि आप जो है कहीं भी, या फिर घूमने का जैसे हो गया, तो आप जो जनजाति एरिया है वहाँ नहीं जा सकते हैं। तो वो इसलिए है कि उनके कल्चर को जो है सेव किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके, तो उनको आप ये नहीं कह सकते कि उनको वापस ले लिया गया है। तो फिर वे फॉरवर्ड आता है, इसी प्रकार पॉजिटिव वे फॉरवर्ड या कंक्लूजन दिया जाता है बेसिकली। तो ये सब मैं सिखाऊंगा आपको कैसे करना है, कैसे आंसर फॉर्मेटिंग करनी है। बस मैं आपको बता रहा था कि किस तरह हमारा अप्रोच रहने वाला है। फिर वही सेम आगे क्वेश्चन है, भारतीय संसद एक गैर प्रभुता संपन्न विधि निर्मात्री संस्था है, यानी इंडियन पार्लियामेंट इज ए नॉन सॉवरन लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूट, इवेल्युएट दिस स्टेटमेंट। तो फिर इस पे आपको यही बताना होता है कि संसद क्या है और दूसरे देशों की संसद से अलग कैसे है। फिर ये गैर प्रभुता संपन्न विधि निर्मात्री जो बात बोली है ये गलत है। ये ऐसा नहीं है कि गैर प्रभुता संपन्न है, ठीक है कि यहाँ पे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सर्वोपरि है, बट इसमें भी फिर दो अलग अलग वही एक प्रोज एक कॉन्स आता है, फिर वे फॉरवर्ड आता है कि ये जो चीज़ है ये ठीक है, संसद सर्वोपरि नहीं हो सकती, संविधान हमारे यहाँ पे है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम देखेंगे। ऐसे ही ऑप्शनल में मैं आपको हेल्प करूँगा, ये मेरे पर्सनल जो नोट्स हैं उनको डिस्कशन करूँगा कि हिंदी की पहली कहानी मैं आपसे ऐसे ही शॉर्ट स्टोरी मूवमेंट कैसे हुआ, आधुनिक कहानियों की शुरुआत कैसे हुई, फिर मैं आपको उसमें बहुत छोटे छोटे ऐसे ही नोट जीएस में भी मिलेंगे और लिटरेचर में भी कि पहली कहानी का प्रश्न क्यों विवादास्पद है, क्यों इसमें जो रचनाएं हैं इन पे बात होती है, ये कहानी की कसौटी पे खरी नहीं उतरती हैं, तत्व क्या होते हैं कहानी के, कौन सी कहानी को पहली कहानी कहा जाए, तो कैसे वो जो है कहानियां शुरू हुई, साउथ से टेम्पेस्ट की छाया बोला गया इंदुमती को। तो ये जो है मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। मैं इस फॉर्म में आपको नोट्स दिया करूंगा कि ताकि आप उन पिन पॉइंट को पकड़ सकें। जैसे कहानी का परिचय, तो इसमें कहानी जो है कथात्मक गद्य है, कथा का ढांचा होना चाहिए, कुछ घटनाएं होती हैं, चरित्र होते हैं, लघु होती है वो कहानी कहलाती है। यही उपन्यास अलग हो जाता है कि उसमें कुछ घटनाएं नहीं, घटनाएं ज़्यादा होती हैं, चरित्र ज़्यादा होते हैं, लघु नहीं होता, बृहद होता है, तो वो उपन्यास हो जाता है। तो इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। कहानी और कथा में अंतर क्या होता है ये सब दिया हुआ है, कहानी उपन्यास में समानताएं क्या हैं, तुलनाएं क्या हैं। तो ये मैंने बहुत अच्छे से बनाए हुए हैं ऑलरेडी शॉर्ट नोट्स, जो मैं यूपीएससी के लिए फॉलो करता हूँ, रेफ़र करता हूँ। वही मैं आपको इस बीपीएससी के लिए भी इसी लेवल पे तैयार करूँगा कि आप यूपीएससी के लेवल का आंसर आप लिख पाएँ वहाँ पे, ठीक है। तो यूपीएससी का जो है लेवल का जब आपकी तैयारी होगी तो बीपीएससी में आप अच्छा कर पाएंगे। बट उन जो फैक्टर्स हैं जो बीपीएससी में स्पेशल मांगे जाते हैं, हम उस पर भी काम करेंगे। हमारा जो अल्टीमेटली टारगेट है कि हम अच्छे से अप्रोच ले पाएँ बीपीएससी की। तो बीपीएससी के तत्वों को निहित करते हुए यूपीएससी के लेवल का आंसर राइटिंग करने का हमारा प्रयास रहेगा, हर दिन एक टॉपिक का। ये मैं सारा आपको दिखा रहा हूँ। लिटरेचर का, जीएस का भी ऐसा ही रहेगा, इसी फॉर्मेट में मैं आपको दिया करूँगा। फिर डिस्कशन के टाइम ये आपको अवेलेबल रहा करेगा टेलीग्राम पे। फिर आप इसको देखोगे और मेरे नोट्स को फॉलो करोगे और फिर उसके बाद अपना आंसर लिखोगे। मैं उस पर बताऊंगा कि किस तरीके से आपको ये आंसर और बेहतर हो सकता था। मॉडल आंसर मैं उसका दूंगा कि मॉडल आंसर इसका क्या हो सकता था, जो मैं क्वेश्चन दूंगा सुबह को या शाम को। फिर उसको नेक्स्ट डे जब आप आंसर सबमिट कर दोगे मैं उसका मॉडल आंसर डालूंगा कि आप क्या पॉइंट भूल गए हैं, क्या और ऐड किया जा सकता था। तो ये हमारा अप्रोच रहेगा अगले एग्ज़ाम तक। आपके बीपीएससी 67वीं री एग्ज़ाम का मैथ मेंस पेपर, और ये मेरी तरफ से आपके लिए एक निःशुल्क व्यवस्था। क्रैक नाउ आपके लिए हमेशा सहयोग देता रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली क्रैक नाउ और कुमार आपका अपना चैनल और अपना भाई, अपना गुरु, अपना जो भी आप माने मुझे मान सकते हैं। ये बात मैं बार बार बोलता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी चीज़ें मिलती रहें। नोटिफिकेशन बेल आप जो है उसको ऑन कर लीजिएगा ताकि अब जितने भी वीडियोज़ आएँ वो आपको सबसे पहले मिल सकें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्रैक नाउ। ऑल द बेस्ट फॉर योर मेंस प्रिपरेशन। एंड मैं और क्या कर सकता हूँ आप उसे कमेंट कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। और चैनल को तो सब्सक्राइब करना भूलिए ही मत, क्योंकि वो तो मैंडेटरी हो गया आपके लिए, जुड़े रहना इससे। तो फिर से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्रैक नाउ। हैव ए गुड डे। जय हिंद।